नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। हम आपको बता दें कि आज की सारी बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं, जहाँ पर पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विवादित कथन का सहारा लेते हुए प्रधानमंत्री केयर्स पर सूचना देने से मना किया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए एक फंड बनाया गया था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री केयर्स फंड। और अब ये सूचना सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि इस फंड से जुड़ी हुई सूचनाएं सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों, ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए थे, जब बताया गया था कि इस फंड की सीएजी से ऑडिट नहीं कराया जाएगा। यानी जो सीएजी भारत की संवैधानिक संस्थान है, जिसका काम है भारत की सरकारों के द्वारा खर्च किए गए एक एक पैसे का रिकॉर्ड रखना, उनके द्वारा भी ये जांच नहीं की जाएगी, जिसको लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। और इसी मामले को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका देकर दलील दी गई है और इस फंड के बारे में जानकारी देने से मना कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं और इस मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने डूब चुके कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रास्ता सुझाया है। उन्होंने कुछ देर पहले 2 ट्वीट करते हुए जानकारी देते हुए कहा कि कर्ज माफी या बट्टे खाते में डालने पर बहस नहीं होनी चाहिए। इससे वे लोग खुश होंगे जो इस मामले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी या फिर विजय माल्या। नियम इंसानों ने ही बनाए हैं और इंसानों को ही बदलना है। और ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री और आरबीआई को किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी उन्होंने पूरी सूची बना कर दी है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके लिए एक और जानकारी है, जहाँ पर आखिरकार राज्यपाल को फैसला लेते हुए विधान परिषद के चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग से अनुरोध करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी का चुनाव जीतना है और ऐसे में उनके पास पर्याप्त रूप से विधायक भी मौजूद है, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा था, जिसको लेकर जब उनकी ओर से प्रधानमंत्री को फोन लगाकर बोला गया, उसके बाद अब गवर्नर ने ये फैसला लिया है और विधान परिषद की सीट पर चुनाव करने के लिए इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया है। ऐसे में दोस्तों, ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि उद्धव ठाकरे को जल्द से जल्द एमएलसी का मेंबर बनना है और ऐसे में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आप लोगों के लिए है, जहां पर राज्य सरकारों से केंद्र सरकार से अपील की है। कहा, बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को घर भेजना बेहद मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है और लगभग नामुमकिन है। दरअसल दोस्तों, दक्षिण भारत के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को बस के जरिए उनके घर वापस भेजना मुमकिन नहीं है। और ऐसे में इन राज्यों की ओर से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को रेल जैसी सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्रालय की ओर से एक गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया कि प्रवासी मजदूरों या किसी अन्य स्थान पर फंसे हुए लोगों को केवल सड़क के जरिए और बसों में बिठाकर ही दूसरे राज्यों में पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में राज्य को परिवहन का इंतजाम करना पड़ेगा। कई राज्यों ने केंद्र को ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले और दक्षिण भारत के राज्यों में काम करते हैं और प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजना कई राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा और ऐसे में ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो सकती है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग करते हुए राज्य सरकारों ने कहा है कि रेलवे और किसी ऐसी परिवहन का प्रबंध होना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। ऐसे में देखना होगा कि गृह मंत्रालय इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेता है। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आपके लिए है, जहाँ पर दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था पर रघुराम राजन का बयान प्रधानमंत्री को घेरा है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ अर्थव्यवस्था को लेकर भारत के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की ओर से बातचीत की गई है और इस श्रृंखला के दौरान उन्होंने कई सारी बातों पर चर्चा की है। राहुल गांधी ने राजन से कोविड-19 के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर जब सवाल पूछा, तो उनकी ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि आजकल देश के अंदर जो सत्ता चल रही है वह केंद्रीयकरण कर रखा है, यानी कुछ लोगों के हाथ में पूरी ताकत है और सभी लोगों को ताकत नहीं दी जा रही है और इसीलिए केवल कुछ लोगों के इशारों पर ही काम हो रहा है। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है कि सभी लोगों के पास कुछ निर्णय लेने की ताकत हो, जैसे पंचायत या फिर राज्य की सरकारों को कुछ और पावर मिलना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपके लिए एक और जानकारी लाए हैं, जहां पर राशन कार्ड के अलावा अन्य दस्तावेजों से राशन की योजना पर विचार कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बयान देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले पर राज्य और केंद्र सरकारों को फैसला लेना चाहिए और जिन लोगों के पास दस्तावेज राशन कार्ड के तौर पर नहीं है, उनको भी भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विचार करना
जानना चाहिए कि क्या दूसरे दस्तावेजों के सहारे भी लोगों को राशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। यह एक उचित प्रबंध के तहत किया जा सकता है, जिससे लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि उनको पूरी तरह से खाना मिलेगा और उनका जीवन आसानी से चलता रहेगा। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बड़ी मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की गई है। साथ ही साथ आपके लिए एक और जानकारी है, जहाँ पर देश में गरीबों की मदद करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। रघुराम राजन की ओर से बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान रघुराम राजन से पूछा कि भारत के अंदर बड़ी संख्या में मजदूर और गरीब लोग रहते हैं और ऐसे में उनकी मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार को क्या कुछ करना चाहिए। तो उनकी ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार को कम से कम 65,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा और इन पैसों को गरीबों के खाते में सीधा डालना पड़ेगा, जिससे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगे आने वाले दिन के अंदर जैसे ही इंडस्ट्री वगैरह शुरू हो तो एक बार फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। और ऐसे में गरीबों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और जानकारी है दोस्तों आपके लिए, जहाँ पर हार्दिक पटेल बोले, कहा हमारी पार्टी प्रचार करने में कमजोर है, तभी भारतीय जनता पार्टी खुद को ईमानदार साबित कर देती है। कांग्रेस पार्टी के नेता हार्दिक पटेल ने भाजपा सरकार के मुकाबले अपनी पार्टी को प्रचार प्रसार में कमजोर माना है। हार्दिक पटेल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार सरकार देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस के झूठे घोटाले दिखाकर जनता को गुमराह करते हैं। मगर आज भाजपा सरकार की करोड़ों की अनगिनत घोटाले हैं। कभी भी प्रचार प्रसार के जरिए बीजेपी अपने आप को ईमानदार साबित कर लेती है। युवा कांग्रेस नेताओं से बातचीत के दौरान ये जानकारी देते हुए ये बात कही गई है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी इनकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और हार्दिक पटेल जो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रचार प्रसार करने में पीछे रह जाती है, अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की तारीफ में हार्दिक पटेल ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, लेकिन भाजपा सरकार ने चोर और घोटालेबाज उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है कि एक स्वार्थी एवं देश विरोधी व्यक्ति एक बात समझ ले कि कांग्रेस पार्टी जनहित में कार्य करती है और जनता और गरीबों के बारे में सोचती है। इस तरह से दोस्तों हार्दिक पटेल की ओर से एक बेहद अहम मुद्दा उठाया जा रहा है। अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी आपके सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फेरबदल करते हुए दीपक बावरिया का इस्तीफा मंजूर करते हुए मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का नया प्रभार दिया है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश के अंदर प्रभारी महासचिव दीपक बावरिया का इस्तीफा स्वीकार करके मुकुल वासनिक को प्रदेश का नया प्रभारी बनाया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से गुरुवार को जारी किए गए जानकारी देते हुए बताया गया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को उत्तरदायी सौंपा है। दरअसल दोस्तों कोविड-19 के महामारी के समाप्त होने के कुछ दिनों के बाद ही मध्य प्रदेश के अंदर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से कई सारी तैयारियां की जा रही है। हम आपको बता दें कि एक और जानकारी आपके लिए आ रही है, जहां पर झारखंड के अंदर आईपीएस के तबादले के मामले को लेकर सीएम ने नहीं सलाह ली है। ये मामला जब कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया गया तो बीजेपी और कुछ मीडिया ग्रुप ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच में मनमुटाव है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सफाई देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनका किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है। ऐसे में दोस्तों लगातार यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने के लिए प्रोपोगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी है, जहां पर सिंधिया को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तुलसी और गुड्डू की रणनीति बनाई है। दिग्विजय सिंह ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही कांग्रेस पार्टी की ओर से दिन रात मेहनत किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिम्मेदारी संभाल रखा है दिग्विजय सिंह ने, जो ग्वालियर से ही आते हैं और ग्वालियर में अच्छी पकड़ रखते हैं। 15 साल के बाद सत्ता में वापसी करने वाले कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने की सरकार ही चला पाई और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी के जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अब दिग्विजय सिंह और कुछ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी है, जहां पर हम आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान सुप्रीम कोर्ट का रवैया निराश करने वाला है। जस्टिस मदन बी लोकुर की ओर से ये बयान आया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने एक साक्षात्कार के अंदर शीर्ष अदालत ने संवैधानिक कर्तव्यों को सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, इस तरह का गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। हम आपको बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय अच्छा काम करने में सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि वह आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। ये बयान उनकी ओर से दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, यानी मदन बी लोकुर की ओर से ये बयान जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों अगर आप भी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री के बेटे की हेकड़ी का वीडियो सामने आया है। दरअसल दोस्तों देश भर के अंदर जहां पर एक और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने वाले प्रद्युमन सिंह तोमर के बेटे पुलिस वालों को धमकी देते हुए
मध्य प्रदेश में दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने फोन लगाते हुए किसी से बात की और बाद में कहा कि जिसने हमें रोका है उनको बंगले पर बुलाया गया है। हम आपको बता दें कि इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर सिंधिया समर्थक की जबरदस्त हेकड़ी देखने को मिली है, जहां पर पुलिस वालों से ही भिड़ते हुए अपनी नेतागिरी दिखाते हुए मंत्री दिखाई दे रहे हैं। और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मामले को लेकर भी संज्ञान ले और उनको जनता की सेवा करनी है तो पुलिस वालों की सेवा के लिए भी कुछ काम करे। और ऐसे में दोस्तों एक और जानकारी आपके लिए सामने आ रही है, जहां पर बिहार, पंजाब सहित 4 राज्यों ने मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की है। कर्नाटक सरकार बोली, कहा लोगों को उठाना पड़ेगा उसका खर्चा। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने की विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग, कहा संकट के समाधान के सुझाव के लिए विपक्ष की ओर से भी कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस के लगातार केस बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये जानकारी सामने आ रही थी, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जल्द से जल्द विधानसभा के अंदर भी एक सत्र बुलाना चाहिए और विपक्ष को भी मौका देना चाहिए, विपक्ष भी अपने सुझाव दे सकता है। और एक और जानकारी है, जहां पर बिहार के कोटा से छात्रों को वापस लाने के लिए पप्पू यादव ने भेजी 30 बसें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए राज्य में फंसे मजदूरों और छात्रों, श्रद्धालुओं तथा अन्य लोगों को वापस लाने की अनुमति दे दी है। जिस मामले को लेकर एक और राज्य सरकारें हाथ खड़ा करके बैठी हुई है, वहीं पर दूसरी ओर पप्पू यादव की ओर से फैसला लिया गया और उन्होंने 30 बसें भेजी हैं, जो अब जाकर उन लोगों को लाने का काम करेगी जो लोग कोटा के अंदर फंसे हैं और तमाम अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों पप्पू यादव की ओर से बहुत से काम किए जाते हैं और ऐसे में एक बेहतरीन विपक्ष का काम करते हुए पप्पू यादव एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सरकार की आंख खुलनी चाहिए और नीतीश कुमार को इस मामले को लेकर भी समझना चाहिए कि जो लोग सरकार में नहीं है वह अपने स्तर पर ही इतनी बड़ी मदद कर दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।